हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आज आपके लिए वही आपकी महत्वपूर्ण श्रृंखला का चौथा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसका नाम हमने क्या दिया है, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसके पहले हमने यूथ पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस सेट्स लगाए हैं, उसके 10 सेट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने घटना चक्र की जो बहुत ही विशेष और बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जिसको टो सीरीज़ कहते हैं, जो टो सीरीज़ के नाम से ही मार्केट में छाई रहती है, उस टो सीरीज़ की बुक से हम अभी सेट आपका शुरू कर चुके हैं और इसके 3 सेट हो चुके हैं और आज आपका चौथा सेट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बताई हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी प्रैक्टिस सेट होता है एग्ज़ाम के ठीक पहले, आपके लिए ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। इसे बार बार देखिए, जहाँ पर क्वेश्चंस फंस रहे हैं उस एरियाज़ को फिर से एक बार देखिए। और आइए देखते हैं कि आज के सेशन नंबर 4 में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ये बुक हमने इसलिए आपको करवा रहे हैं हम, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा है और जो इसमें करंट के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी बहुत लेटेस्ट हैं। सितंबर तक के आपके क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो आइए देखिए, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट करे बगैर आज के प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं, ठीक है, नहीं लगती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि किस में से कौन सी भारतीय राज्य की कौन सी सीमा है जो भूटान के साथ नहीं लगती है। तो बच्चे, जो मेघालय है, मेघालय की सीमा जो है वो भारतीय राज्य भूटान के साथ नहीं लगती। मतलब मेघालय ही ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो ये आपका त्रिपुरा है। ठीक है, नाम से आप पकड़ लीजिएगा कौन है, त्रिपुरा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर ओडिशा? तो जो आपका विदेशिया नृत्य है, आपके क्वेश्चंस मैंने बताया ना कि कला, नृत्य, साहित्य, इन सारी चीज़ों से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। और जो आपके इंडिया के बॉर्डर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो नेबर कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर को टच करती हैं, जो नेबर स्टेट हैं जो बॉर्डर को टच करते हैं यूपी के, उन सारों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। ठीक, तो जो विदेशिया नृत्य है वो भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? भारत के बिहार राज्य से संबंधित है, जो कि कौन सा है, विदेशिया नृत्य। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? मतलब पर्यावरण के बारे में जो, जैसे हर क्षेत्र में अवार्ड होते हैं, उनका सर्वोच्च लेवल होता है, हाईएस्ट अवार्ड, ऑनर होता है, ऐसे ही ये है जो पर्यावरण संरक्षण में पुरस्कार है वो कौन सा है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या फिर गोल्डन पॉम्स पुरस्कार? तो आप नाम से समझ जाइए कि पांडा है तो इसका मतलब वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो गोल्डन पांडा पुरस्कार जो आपका है वो पर्यावरण संरक्षण में सर्वोच्च पुरस्कार होता है विश्व का। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 5 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त या फिर 2 जून को? तो जो आपका विश्व जनसंख्या दिवस होता है वो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, अगला देखिए, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में कहते हैं एशियाई विश्व बैंक, की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1980 में, 1959, 1966 या फिर 1978? तो बच्चा, जो आपका एडीबी बैंक है उसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड ऑन 1966। किसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है या शहर है जिसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, बूंदी या फिर डूंगरपुर? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा जो आपका सिटी है उसको हम गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं? तो ये जैसलमेर जो है आपका वो गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और जोधपुर आपको मालूम है
अगला देखिए, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर इंदु आनंद, अरुणिमा सिन्हा या फिर राजदीप सरदेसाई। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं या इस पुस्तक के लिखने वाले हैं वो कौन है आपके? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको इंडिया का मिसाइल मैन भी कहा जाता था। लोकसभा का कोरम कितनी संख्या या कुल संख्या का कितना होता है? 1/3 होता है, 1/5 होता है, 1/11 होता है या फिर 1/10 होता है? मतलब 1/3 होता है, 1/5 होता है, 1/11 होता है या फिर 1/10 होता है। तो जो एक लोकसभा का कोरम होता है, ठीक है, ये कितने का होता है? 1/10 का। ठीक है, जिसे गणपूर्ति कहा जाता है, ये 1/10 का होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, पायनियर किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किसकी वजह से हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर बिमल जलान या फिर P चिदम्बरम। तो जो भारतीय आपके अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत या पायनियर कहा जाता है वो आपके श्री मनमोहन सिंह को कहा जाता है, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट वन, भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित करता है? कौन प्रकाशित करता है भारतीय आर्थिक समीक्षा? ठीक है, ये जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी आपका एवेल्यूएशन आता है, ये किसकी वजह से आता है, कौन सी संस्था करती है और किस मंत्रालय के द्वारा ये होता है, इस चीज़ को ज़रूर से पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, तो भारतीय आर्थिक समीक्षा जो होती है वो किसकी बदौलत होती है, किसके अंडर में होती है? भारत सरकार, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो ये जो भारतीय आर्थिक समीक्षा होती है ये आपके वित्त मंत्रालय के अधीन होती है। ठीक है, ये वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कौन रिपोर्ट किस संस्था या किस मंत्रालय से प्रकाशित होती है। CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? नगद वापसी अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद राजस्व अनुपात या फिर नगद वापसी आरक्षित। ठीक है, तो आपका ये क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात। इसका जो असंक्षिप्त रूप है, मतलब फुल फॉर्म, ये थोड़ा सा आपको घुमा करके पूछ लिया है असंक्षिप्त, तो इसका मतलब होता है कि आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है। इससे परेशान मत होइए कि असंक्षिप्त का क्या मतलब होता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली घुमा करके वो आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पंतनगर में। कहाँ हुई थी? लुधियाना में, जबलपुर में या फिर कानपुर में। तो जो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो आपके पंतनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? प्रथम भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मतलब सर्वे सर्वा कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री या फिर भारत का वित्त सचिव। तो ये वेल नोन आंसर है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन ये पूछा गया है, जिसका सीधा एक ही आंसर होता है आपका, जो भी योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसी योजना आयोग को क्या कहा जाता है? नीति आयोग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नीति आयोग कहा जाता है। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं आप? एनोमोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर थर्मोमीटर। तो जो वायु दाब को नापने का यंत्र होता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। घुटनों का जोड़ क्या होता है? धुरी संधि, कोर संधि, कंदुक खल्लिका संधि या फिर विसर्पण संधि। तो जो इन चारों में से कौन सा होता है जो घुटनों का जोड़ होता है? तो घुटनों के जोड़ को जो हम क्या कहते हैं, ये कौन सी संधि होती है? ये कोर संधि होती है। घुटनों का जोड़ जो होता है वो कौन सी संधि होती है? कोर संधि होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, बड़ी आंत है, छाती है या फिर अग्नाशय है? तो जो मानव शरीर की सबसे मतलब दूसरी बड़ी है वो है आपकी अग्नाशय है। ठीक है, क्या है? अग्नाशय है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
अग्नाशय है। सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु हो? सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? जिंक और सीसा, जस्ता और तांबा, टिन और जस्ता, या फिर टिन और सीसा। तो जो आपका सोल्डर होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है टिन और शीशे से। किससे? टिन और शीशे से। इस हिसाब से आपका आंसर नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, टिन और शीशा। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? दीमक, तिलचट्टा, लाल चींटी, या फिर मच्छर। तो जो आपका फॉर्मिक एसिड होता है वो इससे होता है आपकी लाल चींटी से। ठीक है, लाल चींटी में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से जब ये आपको काट लेती है तो जलन और खुजलाहट आपको महसूस होती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, या फिर अनुच्छेद 36। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो आपके मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो जो आपका अनुच्छेद 32 है यही आपके लिए ये काम करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 37, या फिर अनुच्छेद 40। तो इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो ये आपका अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है। ठीक है, कि ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, या फिर अनुच्छेद 44। तो ये आपका किससे नागरिक संहिता संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 44। ठीक, अगला देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ कब हुआ? संविधान द्वारा हुआ, संसदीय कानून द्वारा हुआ, सरकारी संकल्प द्वारा हुआ, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा हुआ? तो जो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ वो आपके संसदीय कानून के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। ठीक, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस महाजन, या फिर जस्टिस वीर स्वामी। तो ऐसे कौन उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश हैं जिनको हटाने के लिए क्या किया गया? स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया या पेश किया गया। तो ये था जस्टिस वी रामास्वामी। इनके खिलाफ जो था महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, से 15 अगस्त 1942, या फिर 16 अगस्त 1942। तो जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं इनमें जो कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में कई बार से पूछे गए हैं। मतलब थोड़ा सा मॉडरेट स्टैंडर्ड कह सकते हैं इस बुक का कि, लेकिन इसमें करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके अच्छे हैं, बेनिफिशियल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अच्छे हैं और बहुत बार एग्ज़ाम्स में अलग अलग पूछे जा चुके हैं। ठीक, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? यंग इंडिया, नवजीवन, स्वराज हिंद, या फिर इंडियन ओपिनियन? 1903 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की स्थापना करी थी। तो इसमें दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि इंडियन ओपिनियन की स्थापना किसने करी थी? ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना गांधी जी ने कब करी थी? तब आपका आंसर 1903 हो जाएगा। क्वेश्चंस कई तरीके से अगर एक में घूम सकता है तो उसे भी देख के जाइएगा। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, या फिर गांधी इरविन समझौता? तो जो सबसे पहले हुआ था आपका वो हुआ था साइमन कमीशन का आगमन।
किस चीज़ का? इन जो घटनाओं में, ये जो घटनाओं का ऑर्डर है उसमें सबसे पहले क्या हुआ था? साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। ठीक, निम्नलिखित में किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। ठीक है, तो जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, इसी के थ्रू किसको? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश पारित करने का या अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी या प्रदान करी गई थी। अगला देखिए, महान अशोक किस वंश का शासक था? मेवाड़, मौर्य, मुगल या फिर पेशवा? तो ये सब अच्छे से मालूम है आपको कि ये मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का शासक था। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनब्रो या फिर लॉर्ड मेयो? इनमें से कौन से एकमात्र वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी? तो जो आपके लॉर्ड मेयो थे, इनकी हत्या भारत में हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, वाराणसी, बोध गया या फिर लुम्बिनी में? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था आपके बोध गया में। कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। ठीक है, ये सम्राट हैं, ये इनका मकबरा है। किस सम्राट का मकबरा कहाँ पर बना है? ठीक, तो इसको आपको मिलाना है, तो आप मिला लीजिए। बाबर का कहाँ पर है? काबुल में था। अकबर का कहाँ पर था? अकबर का था सिकंदरा में। उसके बाद जहांगीर का आपका कहाँ था? लाहौर में। और जो शाहजहाँ का है वो कहाँ पर है? आपके आगरा में। इस हिसाब से आपका ए का आ गया क्या? 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो 3, 4, 1, 2 जहाँ आपको मिल जाए वहीं पर लगा दीजिएगा। तो 1, 2 है तो है ही नहीं है, 4, 3 ये भी नहीं है, 4 ये वाला आपका आंसर है। कौन सा है? 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। तो आपका आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसका? सोमपुर महाविहार। कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर विजयसेन? तो जो सोमपुर विहार था उसकी स्थापना किसने कराई थी या निर्माण किसने कराया था? सोमपुर महाविहार का आपका धर्मपाल ने। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती अवदाब, दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर निर्वतनी मानसून? तो जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है उसका एकमात्र वजह होता है पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है बालकराम राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, खीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान? तो जो विश्व का और भारत दोनों का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका खीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? पुलिकट, लोकटक या फिर वुलर या फिर चिल्का? तो जो आपकी चिल्का झील है, चिल्का झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर या फिर दक्कन का पठार? तो जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? तिब्बती पठार है। तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे
ऊंचा पठार है। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडारण है या सर्वोच्च भंडार है? रूस, भारत, चीन, यूएसए। तो जो यूएसए है वहाँ पर आपका कोयले का सर्वोच्च भंडार है। यूएसए में कोयले का सर्वोच्च भंडार है। अगला देखिए मिलान वाला है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देश और मुद्रा। तुर्की है, आर्मेनियम ड्रैम, वेनेजुला लीरा, संयुक्त राज्य अमीरात बोलीवर और आर्मेनिया जो है वो दिरहम है। इसमें से आपको मिलाना है, ठीक है, इसमें से आपको मिलाना है। तो तुर्की की क्या है? आपकी लीरा है, समझ रहे हैं, तुर्की की लीरा है। वेनेजुला की बोलीवर है, वेनेजुला की बोलीवर है। और संयुक्त राज्य अमीरात की क्या है? दिरहम है। और आर्मेनिया की फिर बची आपकी 1 नंबर पे आर्मेनियम ड्रैम। नाम से ही पता चल रहा है। तो सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 1। इस ऑर्डर में जो क्वेश्चन आंसर होगा 2, 3, 4, 1, यही आपका सही आंसर होगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है। 1, 2 ये तो है ही नहीं है। 2, 3, हाँ, तो आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। इस हिसाब से वहाँ पर मैच कर लीजिएगा। गिव सिनोनिम्स। चूजी, चूजी का मतलब जो होता है बहुत ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करता हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, अदरवाइज वो उसको छोड़ता जाता है। तो सेलेक्टिव का सीधा सीधा आपका सिनोनिम्स हो जाएगा सेलेक्टिव। चूजी का मतलब होता है सेलेक्टिव, ठीक। डिस्पैच का आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। डिस्पैच का मतलब होता है कि चला जाना कोई चीज़, ठीक है। डिस्पैच का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को भेज देना या आपसे वो अलग हो गई या उसको चला जाना है, तो जा रहा है और दूसरा आ रहा है। एक्वायर का मतलब आना होता है किसी चीज़ को, जैसे हम कहते हैं ना कि उसने नॉलेज एक्वायर कर ली, अब उसको आ गया है वो सारी चीज़ें। तो डिस्पैच का मतलब एक तरीके से समझिए जाना, और एक्वायर का मतलब आना। अ पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेजेस, एक ऐसा आदमी जिससे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पॉलीग्लॉट। जिस आदमी को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हों, नॉलेज हो बहुत सारी लैंग्वेज का, उसे क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट कहते हैं। उभय, अभय, उभय शब्द का सही अर्थ क्या है? अभय और उभय, तो इसका सही अर्थ, अभय का क्या मतलब होता है? निर्भय, और उभय का मतलब दोनों, ठीक है। जैसे होता है ना उभयलिंगी, तो जहाँ पर ये दोनों मिल जाए, निर्भय और दोनों, वहीं आपका आंसर सही है। इसका मतलब है कि आपका आंसर नंबर 1 सही है, जिसमें निर्भय और दोनों लिखा हुआ है। शुभ इच्छा का संधि विच्छेद कीजिए। शुभ इच्छा का क्या मतलब होता है? जो इच्छा शुभ हो, जो शुभ इच्छा हो वही क्या हो जाता है? आपका शुभ इच्छा हो जाता है। तो आपका शुभ प्लस इच्छा जो है वो सही आंसर हो जाता है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अम्बुद, पारावर, अर्णव या फिर पयोधी। तो जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? अम्बुद, ठीक है। बाकी ये तीनों जो हैं वो समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा होगा उसको जरूर से पढ़ करके जाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? सही विलोम। करुण, निष्ठुर, आस्तिक, अधार्मिक, संकल्प, अकल्प, सुदूर और विस्तार। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका बचा क्या? करुण और निष्ठुर। एक आदमी बहुत करुणा वाला है और एक आदमी बहुत निष्ठुर है, जिससे कोई दया मया किसी चीज़ से नहीं है। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गूलर का फूल का मतलब क्या? आप लोगों ने कभी गूलर का फूल देखा है? नहीं देखा है। इसका मतलब ऐसी चीज़ जो आपको दिखे ही ना, बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो, बहुत ज़्यादा कठिन हो उसको देखना। तो सीधा सा आंसर आपका क्या होगा? दुर्लभ वस्तु, ठीक है। गूलर का फूल का मतलब दुर्लभ वस्तु। अब आगे करंट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हैं, मैं बार बार आपको कहता हूँ। अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? लखनऊ में, बनारस में, प्रयागराज में या फिर नोएडा में? तो ये करंट का क्वेश्चन है। सीधा सीधा आपका आंसर है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय होगा वो बच्चे कहाँ पर होगा? प्रयागराज में होगा, ठीक है। मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट
समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, पुणे, वाराणसी या फिर लखनऊ में। तो मार्च 2023 में जो वन वर्ल्ड टीबी समिट था वो आपके हुआ था वाराणसी में। किस शहर में हुआ था? वाराणसी में। नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? 1050, 1125, 1195 या 1272। तो जो नए संसद भवन में सदस्यों के बैठने की संख्या है बेटा वो है 1272 लोग बैठ सकते हैं। अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना, 31st मेंबर बना? फिनलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल या पोलैंड? तो जो आपका फिनलैंड है वो अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बना, मतलब 31st मेंबर जो था वो। मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करते हुए ऑपरेशन करुणा चलाया था? ऑपरेशन करुणा। ध्यान रखिएगा कि जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं भारत की तरफ से डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसको ज़रूर पढ़ करके जाइएगा कि कहाँ पे कुछ हुआ और भारत ने वहाँ पे कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं भारत के किसी देश में, उसे ज़रूर पढ़िएगा। तो ये किस देश में ऑपरेशन करुणा चलाया गया था? तुर्की, म्यांमार, भूटान या फिर थाईलैंड में। तो ऑपरेशन करुणा जो चलाया गया था वो कहाँ चलाया गया था? किस देश के रेस्क्यू में कराया गया था भारत के द्वारा? ये कराया गया था म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में ये चलाया गया था। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, भारत में पहला हो, प्रदेश में पहला हो या फिर विश्व में पहला हो, वो आपके लिए खास बन जाता है। तो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर बनाया गया? तो एक बनाया गया तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में बनाया गया भारत का पहला साइंस पार्क। जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई? ठीक, बाबा मतलब नंद बाबा जो थे उनके नाम के ऊपर ही रखा गया, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। यह आपके उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। कहाँ पर शुरू की गई थी? किस राज्य में? भारत के उत्तर प्रदेश में, मतलब अपने आपके उत्तर प्रदेश में। जून 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया? ये कहाँ का है? सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि आपको दिया गया है। किसे दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि हमारी क्या है? महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है। जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर हॉकी मतलब जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता? पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया या फिर जापान? तो ये जो 2023 में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप था वो जीता है भारत ने किसको हरा करके? अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया? म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड या फिर बांग्लादेश? तो ये कब और किसके द्वारा हुआ ये भी ध्यान रखिए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया और ये कहाँ पर किस देश के लिए जा रहा है? ये आपका क्रूज ये जा रहा है श्रीलंका के लिए। ठीक है, तो ये आज के सेशन के इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए वॉइस थोड़ी सी डाउन है, एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम है, लेकिन आपका एग्ज़ाम है जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहना पड़ता है ताकि आपका कोई नुकसान किसी भी तरह से ना हो। हमारी टीम के प्रयास, हमारे प्रयास अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पॉजिटिव कमेंट्स के साथ हमें सजेस्ट कीजिए कि अभी और किन चीज़ों के लिए हमें आपके लिए कुछ अलग से करना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आपका दिन शुभ हो।